प्यारे दोस्तों, पढ़ाई के मामले में बचपन से मेरा यही मानना है कि किसी भी काम को करो तो इतनी शिद्दत के साथ, भरपूर एनर्जी के साथ करो कि यार उसे भी आपके ऊपर गर्व हो जाए कि यार क्या काम किया है। वाह वाह। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इस काम को फिनिश करने के लिए आज हम आए हैं। वन शॉट सेशन है और काफी सारे वन शॉट सेशन आपको यार टर्म 2 के मिल चुके हैं। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 2 वन शॉट सेशन पेंडिंग है। इस सेशन में हम लोग डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कवर कर रहे होंगे। अगले सेशन में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कवर किया जाएगा। काफी सारे बच्चों को ये शिकायत रही होगी कि पहले ही कवर हो जाना चाहिए था। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले ही कवर हो जाना चाहिए था, लेकिन आईज में सीरियस प्रॉब्लम होने की वजह से यार मैं लेक्चर लेने में सक्षम नहीं हो पाया। और आज जैसे ही परफेक्ट हुआ, डॉक्टर ने बोला, हरी झंडी दी कि हाँ अब आप लेक्चर ले सकते हो, लेकिन ज्यादा टाइम आपको स्क्रीन के सामने नहीं बिताना। तो मुझे लगा यार रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। कंटिन्यूसली आइज से पानी गिर रहा था। डॉक्टर ने कहा ज्यादा मोबाइल फोन स्क्रीन के सामने, लैपटॉप के सामने और स्मार्ट बोर्ड के सामने ज्यादा वक्त बिताने की वजह से ऐसा हुआ है। लंबे लंबे हमने वन शॉट सेशन लिए और उनके बाद ये आइज में मुझे प्रॉब्लम हुई, रेडनेस भी थी और पानी तो गिर ही रहा था। तो काफी सारी दवाइयां लेनी हुई, दवाई डालनी पड़ी, उसके बाद जाकर मैं परफेक्ट हो पाया आप लोगों की दुआओं से। तो यार आपके एग्जाम में टाइम काफी कम बचा हुआ है। इस आखिरी मोमेंट में जो भी उम्मीद आपको मुझसे उसे पूरा करने के लिए आज हमारी मुलाकात हुई है। इस बेहतरीन सेशन में पूरी शिद्दत के साथ, भरपूर एनर्जी के साथ आज हम लोग यार डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कवर कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी चलेंगे, ज्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपने ज्यादा टाइम दिया होगा तो मेरे कंप्लीट वीडियोस डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इस प्यारे से चैनल पर हैं, उनको देखने से आपको मजा आया होगा। अगर फिलहाल आप 11 से 12th में आए हैं तो वन शॉट बाद में देखें, पहले आप मेरे डिटेल में जो लेक्चर्स हैं उनको देख लें। वहां से आपके काफी ज्यादा डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे और एक क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा होगा। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अगर अभी तक कलम बिल्कुल नहीं उठाई है, एनसीईआरटी के पेज पलटकर आपने नहीं देखे हैं, तो ये बेहतरीन सेशन आपको यार यादगार बनाकर छोड़ेगा। हाँ, ये बेहतरीन सेशन आपके लिए यार यादगार बनकर रहेगा, क्योंकि जब जब आप देखिए कम मेहनत करने से ज्यादा रिजल्ट आया तो वो यादें आपके दिल और दिमाग में समाई है। तो ऐसा ही इस सेशन के बाद भी होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यार आपके एग्जाम में मिल रहे होंगे। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया और डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट में स्क्रैच से आप करना चाहते हैं तो ये सेशन बिल्कुल परफेक्ट है। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस प्यारे से सेशन एक बार फिर से। तो देखिए यार, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इंट्रोडक्शन पार्ट की हम बात करें, किन एलिमेंट्स को डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाएगा। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू डी सबशेल। जिन एलिमेंट्स के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर होगा उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाएगा। एफ सबशेल में एंटर होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाएगा। डेफिनेशन क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नेम्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। और आपको बता दूं, दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स which contain incompletely filled d subshell either in ground state or one of the oxidized state। जब वो कंबाइंड फॉर्म में होंगे, आयनिक फॉर्म में होंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होंगे, तब डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो तो उस केस में उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट में भी डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, ऑक्सीडाइज स्टेट में भी, सभी ऑक्सीडाइज स्टेट में डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो ऐसे केस में यार आप उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट, ऑक्सीडाइज स्टेट दोनों में ही, हाँ दोनों में ही बात कर ली जाए, डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड मिलती है, D10 कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। दोनों ही केस में D10 कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। दे आर नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में तो एंटर होगा, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। चलिए, बहुत बढ़िया है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक मिलते हैं। 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक मिलते हैं, ये बात याद कर लेंगे। इसके अलावा 4th पीरियड से लेकर इस प्रकार से मिलते हैं। नीचे मूव करने पर हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं। क्लियर हुई ये बात? ये वाले एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है।
सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इधर वाले सारे क्या होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली जाए। हाँ, जनरल कॉन्फ़िगरेशन को भी याद कर लें यार, एग्जाम में आ सकता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1d और d जो है 1 से 10 तक है। ns 0 to 2, हाँ 0 to 2। और ये n क्या होगा? n होगा पीरियड नंबर, n स्टैंड्स फॉर पीरियड नंबर, ये होगा पीरियड नंबर। इस बात का भी आप ख्याल रखें। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वैलेंस शेल के कोरस्पॉन्डिंग, ये पीरियड नंबर होगा। क्लियर हुई बात? कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, n-1d 1, हाँ n-1d 1 ns2, हाँ आगे देखिए n-1d 2 ns2, इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे। और दो एक्सेप्शन हमें 3D सीरीज में n = 3 के कोरस्पॉन्डिंग देखने को मिलते हैं। ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखे होंगे। कॉपर क्रोमियम का एक्सेप्शन, कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम कॉपर क्रोमियम का एक्सेप्शन आपने जरूर देखा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, और डी और एस के बीच में जो एनर्जी गैप है, 3D और 4s के बीच में जो एनर्जी गैप है, ये कम मिलता है, और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। तो कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है 3D10 4s1 ये मिलती है, और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, यहां क्रोमियम है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s1 ये मिलती है। हाँ, बाकी में 3D सीरीज के केस में एक्सेप्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा। चले आगे। कॉन्फ़िगरेशन वाला जो मामला है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉपर क्रोमियम का केस आपने देख लिया, उतना काफी है। अब देखिए एटॉमिक साइज की बात करें। हाँ, कुछ जनरल बातें हो जाएं, एटॉमिक साइज के बारे में बात कर लें। डाउन द ग्रुप मूव करने पर आपको बता दूं, 3D से 4D मूव करने पर, 3D से 4D मूव करने पर जो साइज है ये इंक्रीज हो रहा होगा। साइज जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने की वजह से साइज इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा मिलेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। लेकिन ना 4D से जब आप 5D मूव कर रहे होंगे, 4D से 5D जब आप मूव कर रहे होंगे, यहां यार 4f की इन्वॉल्वमेंट हुई है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4f की वजह से साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम मिल रहा होगा। इस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट का जो साइज है ये सिमिलर मिल रहा होगा। 4f का पुअर स्क्रीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट है, इसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुई ये बात? अरे बात क्लियर हुई? जहां पर 4f इन्वॉल्व होगी वहां पर ऐसा हादसा हो जाएगा। कैसा हादसा हो जाएगा? हादसा ये हो जाएगा 4D सीरीज के इस मेंबर का साइज 5D सीरीज के इस मेंबर के साइज से क्या कर रहा होगा? मैच कर रहा होगा। ऑलमोस्ट क्या होंगे? आसपास होंगे। क्लियर हुई बात? और ये हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में बात कर रहे हैं। तो पॉइंट क्लियर है ना आपको? चलिए, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। 4f की इस इन्वॉल्वमेंट को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन याद रख लें आप इसको, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जल्दी से आप आंसर कर पाएंगे। लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे होंगे तो पहले साइज डिक्रीज कर रहा होगा, फिर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, फिर साइज इंक्रीज कर रहा होगा। ऐसा जेड इफेक्टिव और रिपल्शन के वेरिएशन की वजह से हुआ है। फिलहाल आप ये याद रखें, लेफ्ट टू राइट रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा, इरेगुलर ट्रेंड मिल रहा होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, एटॉमिक साइज पर हमने कमेंट कर लिया है, तो जल्दी जल्दी हम आगे चल रहे होंगे। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की हम इसके बाद बात कर रहे होंगे। ठीक है, एटम्स को जो कंबाइंड फॉर्म में इनको सेपरेट करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हीट प्रोवाइड करनी होगी उसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल रहे होंगे। और बाद में जो एटम हमें मिल रहे होंगे आइसोलेटेड फॉर्म में, यार गैसियस एटम होंगे। क्या होंगे? एंथैल्पी हमने, एनर्जी हमने प्रोवाइड की, इससे एटम जो कंबाइंड फॉर्म में थे सेपरेट हुए और बाद में हमें गैसियस फॉर्म में मिल जाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ऐसा हुआ है।
बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्रोंगर बॉन्डिंग। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो भैया एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, इन एटम्स को सेपरेट करने के लिए जो हीट चाहिए होगी ये ज्यादा चाहिए होगी। क्लियर हुई बात? चलिए, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ज्यादा होती है, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से, ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही होगी, लेकिन रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलेगा। हाँ, रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन ऑल्टर्स द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्टर्स थी। हाँ, पूरी बात सुने, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है ये 4s और 3d की एनर्जी को चेंज कर रहा होगा, इनकी स्टेबिलिटी को चेंज कर रहा होगा। तो इससे यार हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नॉर्मल नहीं बल्कि एबनॉर्मल ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा। हाँ, ये क्वेश्चन आए कि यार एबनॉर्मल ट्रेंड देखने को क्यों मिलता है, तो यहां से आप आंसर करने में मुझे लगता है कामयाब हो पाएंगे। डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप एफ इन्वॉल्व होने की वजह से, जेड इफेक्टिव ज्यादा मिलने की वजह से 5d सीरीज के मेंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा मिलती है। 4 की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जेड इफेक्टिव ज्यादा मिलने की वजह से 5d सीरीज के मेंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा मिलती है। इसके बाद या तो आपने 4f की इन्वॉल्वमेंट से आंसर किया या आप साइज से आंसर कर पाएंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, तो 5d में तो देखिए 4f का चक्कर है, उसके बाद साइज की वजह से 3d की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4d की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी। हाँ, 3d सीरीज में रखे मेंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी 4d सीरीज में रखे मेंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। इसका साइज छोटा है। हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यार साइज के साथ, जेड इफेक्टिव के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है। जेड इफेक्टिव के साथ तो डायरेक्टली रिलेटेड है और साइज के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। जिसका साइज छोटा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। क्लियर है बात? चलिए, वेरी नाइस। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ले। स्कैंडियम +3 एग्जिबिट कर रहा होगा, टाइटेनियम +4 एग्जिबिट कर रहा होगा। हाँ, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। वेनेडियम +5 एग्जिबिट कर रहा होगा, क्रोमियम +3 +6, मैग्नीज +2 +7, आयरन +2 +3, कोबाल्ट जो है ये +2 +3 एग्जिबिट कर रहा होगा, निकल +2, कॉपर +2, जिंक +2। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिल रही होंगी। हाँ, सॉल्यूशन में देखने को मिल रही होंगी। क्लियर है? और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यार +8 होती है। ओस्मियम और रुथेनियम जो है ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करने में कामयाब रहते हैं। इन्हीं के केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव हो पाएगी। अगर बोला जाए कि यार लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल के केस में कौन सी ज्यादा देखने को मिलती हैं, +2 +3 ज्यादा देखने को मिलती हैं। और +2 +3 स्टेट में जो कंपाउंड होते हैं ये आयनिक होते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो कंपाउंड मिलते हैं आयनिक मिलते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो कंपाउंड मिलते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर कोवलेंट मिलते हैं। ये वाली बात आप जल्दी से नोट कर लो। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड कोवलेंट मिलते हैं क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। हाँ, आयन जो है, कैटायन जो है ज्यादा खींचने में सक्षम होगा और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे होंगे अकॉर्डिंग टू फजान रूल। और अगर कम पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा नहीं करवा पाएगा। अगर पोलराइजेशन कैटायन ज्यादा नहीं करवा रहा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे होंगे। क्या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकती है? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड के इन प्यारे से कंपाउंड्स में निकल और आयरन की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही होगी। एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसका आभास आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जरूर होगा। क्लियर हुई बात? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर ली जाए तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है एक आयनिक फॉर्म से दूसरी आयनिक फॉर्म में कन्वर्जन। किस केस में ज्यादा फिजिबल है, किस केस में कम फिजिबल है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मेटल एटम्स टू M2+ आयंस इन सॉल्यूशन एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, सॉलिड फॉर्म से आयनिक फॉर्म में या फिर एक आयनिक फॉर्म से दूसरी आयनिक फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कितना फिजिबल है,
It is less feasible or more feasible. It can be explained on the basis of standard electrode potential. ठीक है, तो sum of first and second ionization enthalpy is greater than hydration. अगर यार फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हुई हाइड्रेशन के मुकाबले, तो एनर्जी मिलेगी कहां से? तो ऐसे केस में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है M से M2+ की, ये उतनी ज्यादा फिजिबल नहीं होगी। लेकिन अगर हाइड्रेशन ज्यादा है, हाँ भैया, आयन में कन्वर्ट होने के बाद जो हाइड्रेशन एनर्जी है, जो रिलीज होने वाली एनर्जी है, वो अगर ज्यादा है, तो ऐसे केस में बिंदास ट्रांसफॉर्मेशन होगी। M0 से M2+ तक जाना कब ज्यादा फिजिबल होगा भाई? जब M2+ की हाइड्रेशन ज्यादा मिल रही है, हाँ, रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा मिल रही है, जो एनर्जी आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो ताकि M2+ में कन्वर्ट हो जाए, इससे ज्यादा अगर रिलीज होने वाली एनर्जी है, जब M2+ आयनिक फॉर्म में है, तब यार पानी के साथ इंटरेक्शन बनाकर सॉल्यूशन में अगर ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करने में सक्षम है, तो ऐसे केस में यार ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान होगी। ठीक है, तो कहने की बात ये है, जो एनर्जी का सम है ये नेगेटिव अगर देखने को मिल रहा है, तो वो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी आसान होगी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पॉजिटिव मिल रहा होगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन जितनी ज्यादा आसान होगी, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा होगा। इन सारी एंथैल्पी के वेरिएशन में इरेगुलर ट्रेंड मिलता है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वेरिएशन में भी इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ट्रेंड में इरेगुलर बिहेवियर क्यों, तो आप बता देंगे यार, क्योंकि इन एनर्जीज के ट्रेंड में इरेगुलर बिहेवियर है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ट्रेंड में भी इरेगुलर बिहेवियर होगा। तो देखिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब अचीव होगी? फ्लोराइड्स में, ऑक्साइड्स में, क्योंकि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये कैपेबल होंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करवाने में। आप देखिए, जब भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन होती है, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन वहां पर मिलते मिलते हैं। देख सकते हो आप यहां पर COF3 का केस, MnO4- का केस, Cr2O7 का केस, VO2+ का केस, CrF6 का केस, जहां पर ज्यादा प्लस चार्ज मेटल की खोपड़िया में देखने को मिलता है। खींच लेगा ना भाई, फ्लोरीन ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है तो खींच लेंगे ना यार। मेटल की खोपड़िया में ज्यादा प्लस चार्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्लियर हुई ये बात? तो फ्लोरीन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वैसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मिलता है FON, इसे आपने याद किया होगा 11th क्लास में जरूर। ठीक है, तो ये जो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और ये कैपेबल हैं मेटल को ऑक्सीडाइज करने में टू ग्रेटर एक्सटेंट, लिख देंगे। ठीक है, तो खोपड़िया में ज्यादा प्लस चार्ज कब मिलेगा? जब मेटल कंबाइंड है या तो फ्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात की जाए, दो टाइप के बिहेवियर की मेनली हमें बात करनी है। डायमैग्नेटिज्म की बात करनी है, पैरामैग्नेटिज्म की बात करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बता दो कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है। तो आपको बता दूं, डायमैग्नेटिक की पहचान होती है, डायमैग्नेटिक की पहचान होती है ये वाली, D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो आयंस मिल रहे हैं, दीज आर डायमैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दे कैरी नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर बात की जाए पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक की, अदर आर पैरामैग्नेटिक विच कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन D1 to D9। हाँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है D में, ये पैरामैग्नेटिक होंगे। और पैरामैग्नेटिक के केस में मैग्नेटिक मोमेंट को इस प्रकार से शानदार अंदाज में कैलकुलेट भी किया जा सकता है। मैग्नेटिक मूवमेंट को इस प्रकार से शानदार अंदाज में कैलकुलेट भी किया जा सकता है। प्यारा सा फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इनफैक्ट बोर्ड में तो आता ही है, इसके अलावा नीट और जेई जैसे बड़े एग्जाम में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। एन क्या है? एन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देख लोगे आप। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आता है, इतने बच्चे नहीं हो आप, इतने बच्चे कॉन्फ़िगरेशन में लिखने नहीं आती। अरे भैया जय हो, सीख लो जल्दी से, आओ बाओ प्रिंसिपल से कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लो। तो आती है ना, तो यार अनपेड इलेक्ट्रॉन पता कर लेंगे, एन की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। बोर मैग्नेटन इसकी यूनिट होती है BM, बोर मैग्नेटन। ठीक है, इसको भी याद रखना, BM आंसर आ जाएगा। हाँ, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, फ्री के मार्क्स होते हैं। चले आगे फिर। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एक प्रॉपर्टी होती है, ये अट्रैक्टेड होते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। और डायमैग्नेटिक की एक पहचान होती है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये रिपेल हो रहे होंगे। क्लियर है? यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे होंगे। D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन के केस में आप डायमैग्नेटिक बोल देंगे। D1 से D9 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हुई तो आप क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक। और एक और बात, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड, ठीक है, एंड दीज आर डायमैग्नेटिक आर एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस। ये वाली बात भी आप अपने दिमाग में डाल लें भैया, ये वाली बात आपने डाल ली। चले आगे, फिर कलर की भी हमने बात कर ली। आगे हम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगले चैप्टर में, हाँ पेज कभी पलट लिए होंगे तो आपने देखा होगा, या फिर आपने अच्छे से किया है तो आपने यार देखा होगा, काफी सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। अरे नहीं देखा तो टेंशन मत लो यार, अगला चैप्टर आपको इस वीडियो के फिनिश होने के बाद मिल रहा होगा। वन शॉट वीडियो कोऑर्डिनेशन की भी ऐसी ही धुआंधार मिलेगी, एक के बाद एक चीजें जल्दी से आपको यार कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो वहां पर आप काफी सारे कंपाउंड देखेंगे। उन कंपाउंड में खास बात ये होती है, जो मेटल एटम होता है उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, इसी वजह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में कैपेबल है। इसका साइज छोटा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। हाँ, इसके अलावा वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। तो ये पहचान होती है ऐसे मेटल एटम की जो कि यार कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की काबिलियत रखते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। पूछा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं, तो ये सारी तमाम बातें आप लोग बता देंगे। जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल मिलने चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। चले फिर आगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करें। यार काफी सारा सरफेस एरिया प्रोवाइड करने में कामयाब रहते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करने में कामयाब रहते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लार्ज सरफेस एरिया, these are responsible for catalytic behavior of d block elements. They can be treated like good catalyst or one of their compound can be behave like good catalyst. हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये वाली बात आप याद रखें, ठीक है। काफी सारे कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखें, काफी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड यार कैटलिस्ट का काम कर रहे होंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन खास किस्म के कंपाउंड बनते हैं जब छोटू एटम्स तो यार डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनसे बने कंपाउंड्स एक बेहतरीन कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। काफी सारे इनके कैटलिस्ट होते हैं, फिलहाल हम उनकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करेंगे। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे छोटू स्मॉल एटम्स, ठीक है, नॉन मेटल एटम्स फिट इनटू वॉइड्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। हाँ, ट्रांजिशन मेटल के सॉलिड में इस प्रकार के छोटू एटम फिट हो जाएंगे एंड फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और क्या बना रहे होंगे? ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना रहे होंगे। क्या प्रॉपर्टी होती है? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हाइयर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल की कंपैरिजन में इन छोटू एटम्स के वॉइड में, खाली जगह में फिट होने की वजह से क्या होगी? अरे क्या होगी? देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्या होगी? ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। दे आर वेरी हार्ड, हाँ हार्ड होंगे। क्लियर है? दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी। कई बच्चे सोचते हैं खाली जगह में छोटू एटम जाने से कंडक्टिविटी पर चेंज आएगा। नहीं, कंडक्टिविटी जो है ये रिटेन रहेगी, ठीक है। केमिकली इनर्ट होंगे। केमिकली क्या होंगे? इनर्ट होंगे। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होंगे। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होंगे। चले आगे फिर। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब, अरे नॉन स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब इस प्रकार से आपको ऐसा लगेगा मानो एटम का फ्रैक्शनल पार्ट कंबाइंड है। कैसे? जैसे M3 के साथ मान ले एक हाइड्रोजन कंबाइंड है, तो MH
0.33, हाँ ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस प्रकार से एवरेज निकाल कर देखेंगे एक एम के साथ कितने हाइड्रोजन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोल देंगे। ऐसा इन कंपाउंड्स के केस में देखने को मिल रहा होगा। क्लियर है। और मेल्टिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट पर कमेंट करना चाहूंगा, जिंक कैडमियम मरकरी के लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। यहां कमेंट करना चाहूंगा लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये कम मिलती है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मिलती है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कम मिलने से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यार लोएस्ट मिल रहा होगा इनका। क्लियर हुई बात। एलॉय फॉर्मेशन, हाँ एक मेटल दूसरी मेटल के साथ घुल मिल सकती है, होमोजेनियस मिक्सचर बना सकते हैं, ठीक है। और इस होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोल देंगे, एलॉय बोल देंगे। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज गोल्ड, एलॉय। ब्रास ब्रोंज, ये इंपॉर्टेंट एलॉय। कॉपर जिंक के शानदार एलॉय को ब्रास बोलते हैं और कॉपर टिन के शानदार एलॉय को ब्रोंज बोला जाता है, ठीक है। याद कर लिया आपने, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग यार 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे होंगे, K2Cr27 और KMnO4। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 बेहतरीन कंपाउंड्स आपको याद करके जाने हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन यहीं से ही आएगा, हाँ मेरा मन तो ये कहता है क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्या आपका मन भी ये कहता है? मेरा मन तो बच्चा है, और अगर टाइम से पहले बड़े हो जाएंगे तो फिर भैया कुछ नहीं हो पाएगा आपका, बच्चा रहने में ही फायदा है, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है यार कि K2Cr27 और KMnO4 ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, कर लो, क्वेश्चन आएगा यहां से। इसका इंपॉर्टेंट और कौन सा है, क्रोमाइट और है, ठीक है। क्रोमाइट और इसका इंपॉर्टेंट और है, फेरोक्रोम के नाम से भी जानते हैं इसको। FeO.Cr2O3 FeCr2O4 कंबाइन करके आप लिखेंगे, जोड़कर लिखेंगे तो Fe1Cr2 और O1 यहां से 3 यहां से O कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, डरना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से Na2CO3 और O2 के साथ ट्रीट करने पर जो ये आयरन है ये ज्यादा ऑक्सीडाइज हो पाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब Fe2O3 बना रहा होगा, +2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहां से देखिए CO2 गैस अलग हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी, चलिए बहुत बढ़िया है, CO2 गैस यहां से अलग हो गई है। और क्रोमियम जिसकी खोपड़िया में +3 चार्ज है, ये इंक्रीज होकर +6 तक जा सकता है। हाँ O2 से ऑक्सीडाइज किया जाएगा, इसके चार्ज को इंक्रीज किया जाएगा, तो क्रोमियम का चार्ज इंक्रीज होकर +6 तक जा सकता है। तो इस प्रकार से येलो कलर के क्रोमेट मिल रहे होंगे जिसका फॉर्मूला होगा Na2CrO4, याद हो गया। एसिडिक मीडियम में जो क्रोमेट ये ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट में तब्दील हो जाएंगे, क्रोमेट की कपलिंग होगी, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। याद रखें एसिडिक मीडियम में क्रोमेट नहीं बल्कि डाइक्रोमेट मिलते हैं, और बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। क्या याद रखेंगे, एसिडिक मीडियम में जो क्रोमेट है ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। KCl डालने पर देखिए NaCl बन रहा होगा, इसमें KCl डालने पर NaCl बन रहा होगा, और K+ आयन इनके साथ देखना K2Cr27 बना रहे होंगे, K+Cr2O7 2-, इस प्रकार से चार्ज की क्रॉसओवर के बाद हमें K2Cr27 मिल रहा होगा, K2Cr2O7 मिल रहा होगा। क्रोमेट आयंस का स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है, डाइक्रोमेट आयंस का स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है। जल्दी से स्ट्रक्चर्स को भी आप नोट कर लो, ठीक है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। क्या मिलती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। आई होप स्ट्रक्चर को आपने नोट कर लिया होगा, प्रिपरेशन वाले पार्ट को आपने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, प्रिपरेशन आप बता दो, स्ट्रक्चर बता दो। दूसरा क्वेश्चन यहां पॉसिबल है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। जो एसिडिक मीडियम के अंदर K2Cr27 काम करता है, ये इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा होगा, ये अपने आप को +6 से +3 तक रिड्यूस कर रहा होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। कैसे, I- है तो याद रखें इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद I2 में कन्वर्ट हो जाएगा।
H2S में सल्फर 2 माइनस है तो इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद सल्फर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में हर बार क्रोमियम 3 प्लस मिल रहा है, क्रोमियम 3 प्लस मिल रहा है और पानी बन रहा है। हाँ, पानी बन रहा है। यहां देखिए Sn+2 14 ग्रुप का मेंबर है, 10 +2 से +4 में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया। और क्रोमियम ने अपने चार्ज +6 को किस में कन्वर्ट कर लिया है, +3 में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, ये रिड्यूस होकर +3 में कन्वर्ट होगा, क्रोमियम 3 प्लस मिल रहा होगा। एसिडिक मीडियम में जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये वाला काम होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये तो हम जानते, काफी सारे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करने में काम में आता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि अननोन क्वांटिटी का पता लगाया जा सके लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को अप्लाई करते हुए। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के इक्वल किया जाता है। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के इक्वल किया जाता है और इस प्रकार की टेक्निक से हम अननोन क्वांटिटी किसी रिड्यूसिंग एजेंट की फाइंड करने में कामयाब हो पाते हैं। मॉडर्न डाइज में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, लेदर इंडस्ट्री, फोटोग्राफी में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में भी इसको यूज किया जाता है। क्लीनिंग ग्लासवेयर्स, ठीक है ना, ग्लास से बनी चीजों को क्लीन करने के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद इंपोर्टेंट जो कंपाउंड दैट इज KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, इसका जो और है दैट इज पायरोलुसाइट MnO2। MnO2 को KOH के साथ O2 की प्रेजेंस में जब ट्रीट किया जाता है तो यहां मैग्नीज जो +4 में ऑक्सीडाइज होकर मैग्नीज +6 में चला जाता है, ठीक है, पानी बनता है साथ में। पायरोलुसाइट को KOH प्लस O2 से ट्रीट किया जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर ये K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और मैग्नीज देखिए +4 से कहां चला गया, +6 तक चला गया। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, एसिडिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेशन होगी। जो मैग्नीज +6 में है ये +7 और +4 में चला जाएगा, +7 और +4 में चला जाएगा। एसिडिक मीडियम में जो मैग्नीज +6 में प्रेजेंट है मैग्नेट आयंस की फॉर्म में, ठीक है ना, इनमें देखिए मैग्नीज मिलता है जिस पर खोपड़िया में +6 चार्ज दिखता है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कितना चार्ज मिलता है, +6 चार्ज मिलता है। एसिडिक मीडियम में इसकी डिसप्रपोर्शनेशन होती है, +7 और +4 में तब्दील हो जाता है। मतलब कहीं चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा तो कहीं चार्ज डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, इसे हम डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हैं। जब एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो, हाँ देखिए ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ, याद कर लेंगे, रट लेंगे इसको, ठीक है, याद कर लिया आपने, अरे याद कर लिया आपने, चलिए वेरी गुड, ये वाला काम क्लियर है। अब काफी सारे बच्चे ये बोलेंगे इसके अलावा क्या कोई तरीका नहीं है MnO4 माइनस को, MnO4 2 माइनस को MnO4 माइनस में कन्वर्ट करने का। बिल्कुल है, आप इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवा दो तब भी तो इसकी खोपड़िया में चार्ज जो -2 से -1 हो जाएगा। हाँ, ओवरऑल चार्ज की बात कर रहा हूं, रियल चार्ज की बात कर रहा हूं, इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। मतलब मैग्नेट आयंस को पर मैग्नेट आयंस में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं एसिडिक मीडियम में, या तो आप डिसप्रपोर्शनेशन से ये वाला काम कर लें या फिर लार्ज स्केल में इस प्रकार से इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन से आप ये वाला काम कर लें, मैग्नेट आयंस को पर मैग्नेट आयंस में कन्वर्ट कर लें। क्लियर हुई ये बात। प्रॉपर्टीज देखिए, KMnO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। मतलब अपने आप की रिडक्शन कर रहा होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड की बात कर ली जाए या ऑक्सलेट आयंस की बात कर ली जाए। ऑक्सैलिक एसिड क्या है, H2C2O4, ठीक है। यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, 14 ग्रुप का मेंबर है, ये +4 तक जा सकता है। तो KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाने पर यह हाल होगा, कार्बन +3 से +4 में तब्दील हो रहा होगा, आयरन +2 से +3 में तब्दील हो रहा होगा, नाइट्रोजन +3 से +5 तक जाएगा, 15 ग्रुप का मेंबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद +3 से कहां चला गया, +5 तक चला गया। आयोडीन -1 से 0 तक जाएगा, आयोडीन -1 से कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? अरे क्लियर हो गई भैया, क्या आपको विजिबिलिटी परफेक्ट मिल रही है? वेरी नाइस। आगे देखिए, इसके अलावा देखिए MnO4 माइनस में जो मैग्नीज होता है, ये मैग्नीज क्या रंग बदलता है? फिलहाल पर्पल कलर का है
और मैंगनीज 2+ आयन का कोई स्पेसिफिक कलर होता नहीं है, कलरलेस होते हैं। ये तो आपने देख लिया। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4- है, KMnO4 है, ये कैसे रंग बदल रहा होगा? देखिए यहां मैंगनीज का चार्ज +7 से +2 हो जाएगा इनके साथ रिएक्ट करवाने पर। हाँ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल जाएगी। मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ अलग अलग से कैसे रिएक्ट होता है इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। हाँ, कंप्लीट सेल रिएक्शन बनाना आप जानते हैं। इसको 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 या फिर इसको इसको आप ऐड कर दो, इस प्रकार से ऐड कर दो कि नेट इक्वेशन में फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, तो आपको नेट इक्वेशन मिल रही होगी। अरे क्लियर हुई ये बात? तो हम बोल सकते हैं कि KMnO4 में मैंगनीज +7 से +2 में तब्दील हो जाएगा, जहां इसका कलर क्या था? पर्पल था। हाँ, इसका कलर पर मैग्नेट आयन की फॉर्म में कैसा मिलता है? पर्पल मिलता है। और यहां देखिए मैंगनीज +2 में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। चले आगे, आगे चले। एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा? एल्कलाइन मीडियम में ये MnO2 तक ही तब्दील हो पाएगा। इसका चार्ज +7 से +4 तक ही कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो पाएगा। एल्कलाइन मीडियम में ऐसा होगा, ये आप देख लो। एल्कलाइन मीडियम में I-IO3- में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। H2O3 2- SO4 2- में कन्वर्ट हो रहा होगा। Mn2+ Mn4+ में कन्वर्ट हो रहा होगा, या बोल सकते हैं Mn2+ MnO2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये वाली बातें भी आप नोट कर लो, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा? जल्दी से याद कर लो। अरे भैया याद करना, अब याद नहीं करोगे, जस्ट आपको एग्जाम एक दिन बाद ही देना है, तो कब करोगे फिर याद? देखिए I- कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें? I- कन्वर्ट हो रहा होगा IO3- में। कौन सी मीडियम में? एल्कलाइन मीडियम में। जब बात की जाएगी KMnO4 के साथ या फिर MnO4- के साथ बात की जाएगी तो ऐसा होगा। H2O3 2- याद कर लो, SO4 2- में कन्वर्ट होगा। कैसे पता? अरे यहां देखना, आयोडीन 17th ग्रुप का मेंबर है तो ये कन्वर्ट होगा या तो +5 तक या +7 तक। अब +7 तो भैया ज्यादा खोपड़िया में चार्ज हो जाता है, वहां तक तो ये नहीं जा पाएगा, तो ये +5 तक, ठीक है। अब सल्फर देखिए यहां पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 16th ग्रुप का मेंबर है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? +4 हो सकती है, +6 हो सकती है, हाँ +4 हो सकती है, +6 हो सकती है। फिलहाल यहां +2 है। अब ध्यान से देखेंगे, फिलहाल यहां ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है। तो देखिए कितना कैपेबल MnO4- ये आप देखकर नहीं बता सकते, ये इतना कैपेबल है, इसको +6 तक ले जा सकता है। क्लियर हुई बात? 16 ग्रुप का मेंबर है तो +6 तक ये जाएगा। कई बच्चे बोलेंगे ये +7 तक जाना चाहिए, नहीं भैया वो बहुत ज्यादा प्लस चार्ज हो जाएगा, उतना ज्यादा प्लस चार्ज ये नहीं ले जा पाएगा, ठीक है। आयोडीन का उतना ज्यादा प्लस चार्ज यहां पर नहीं मिल पाएगा, +5 तक ही जा सकता है, ठीक है। I- IO3- तक जा सकता है, अपने ऊपर +5 चार्ज ये रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं। Mn2+ ऑक्सीडाइज होकर, आप जानते हैं बेसिक मीडियम में ये अपने ऊपर रखेगा +4 चार्ज, तो ये MnO2 बनाएगा, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा बेसिक मीडियम में। क्लियर हुई ये वाली बात? बेसिक मीडियम में क्या हाल होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का ये देख लो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या हाल होगा, ये तो आपने देख लिया। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या हाल होगा बेसिक मीडियम में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या हाल होगा, MnO4-। अब बेसिक मीडियम में ऐसा काम नहीं करेगा कि Mn2+ में चला जाए, ना बाबा ना, ये MnO2 में कन्वर्ट होगा, ये +4 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? ये +4 तक जाएगा, याद रखें बात। एसिडिक मीडियम में इनका ये हाल होगा और ये अपने आप को +7 से +2 तक कन्वर्ट कर रहा है। यूजेस की बात कर ले, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ Cl2 में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने देखा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिसइंफेक्टेंट, जर्म्स को किल करने के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। बेयर्स रिएजेंट 1,2 डायोल बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। एल्कीन की जब कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेसिक मीडियम में, MnO4- कोल्ड इन बेसिक मीडियम, ठीक है, तो इसको बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में ये अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। MnO4- कोल्ड इन बेसिक मीडियम,
इन बेसिक मीडियम। तो 1,2 डायोल बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। अनसैचुरेशन टेस्ट भी इससे परफॉर्म किया जाता है ताकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसका पता लगाया जा सके। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो रिएक्ट हो जाएगा, नहीं है नहीं रिएक्ट होगा। अनसैचुरेशन टेस्ट बोला जाता है इस रिएक्शन को, ठीक है। तो इस रिएजेंट का नाम क्या होगा? इस रिएजेंट का नाम यहां मेंशन किया गया है, इसे बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है। इसे बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स से जुड़ी हुई तमाम बातें आपने जान ली हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ किस्से जान ले। 2 सीरीज में है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड, ठीक है। एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक एक्टिनाइड्स हैं और एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक, 58 से लेकर 71 तक ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये लेंथेनाइड सीरीज के हैं। टोटल एलिमेंट कितने मिलते हैं? 28 एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। कहां से कहां तक? 58 से 71 तक, 90 से एटॉमिक नंबर 103 तक। इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसलिए इनको यार घर निकाला जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से अलग इनको रखा जाता है। नीचे 2 लाइन आपको मिलती है, एक लेंथेनाइड की मिलती है, एक एक्टिनाइड की मिलती है, जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। क्लियर है बात? लेंथेनाइड को रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं क्योंकि यार अर्थ क्रस्ट में मुश्किल से मिलते हैं, और एक्टिनाइड को रेडियो एक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, इनका डिके हो जाता है। TH से LR हमें एक्टिनाइड मिलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और जो मोस्ट ऑफ लेंथेनाइड है ये नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। PM जो है, प्रोमीथियम जो है एक्सेप्शन है, दिस इज ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है, याद रखेंगे। ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव इन लेंथेनाइड, ठीक है। लेंथेनाइड जो है ये नॉन रेडियो एक्टिव है, एक्सेप्ट PM, ठीक है, याद रख लेंगे आप। चलिए अब लेंथेनाइड और लेंथेनोइड्स के बारे में कुछ बातें कर लें। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये आपके सामने है। जिनोन 4F 1 से लेकर 14, 5D 0 से 1, 6S2, ठीक है, ये वाली बात आप याद रख लेंगे। किसके बारे में? लेंथेनाइड के बारे में। साइज जो है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर साइज, आयनिक रेडियाई ये क्या कर रहा होगा? आयनिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा होगा, साइज डिक्रीज कर रहा होगा, Z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन F सबसेल जो है ये इंक्रीज कर रहे होंगे, ठीक है। जिसकी पुअर स्क्रीनिंग होती है, शील्डिंग होती है, उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो यार Z इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल देंगे साइज डिक्रीज कर रहा होगा, और हम इसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे। इसे क्या बोल देंगे? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे। क्लियर हुई बात? और एक्टिनाइड में जब ये वाली बात होगी, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर आयनिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा होगा, तो उसे हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे। सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो व्हाइट कलर जो है, व्हाइट सरफेस जो है ये टर्निश हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे होंगे इनके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। हाँ, अगर इनकी खोपड़िया में ज्यादा प्लस चार्ज है, N प्लस जो है ये ग्रेटर देन +3 है, सॉरी N प्लस जो है ये ग्रेटर देन +3 है, ठीक है, तो इनकी टेंडेंसी होगी अपने प्लस चार्ज को डिक्रीज करने की, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। अगर खोपड़िया में कोई X प्लस चार्ज मिल रहा है, ठीक है, X प्लस चार्ज मिल रहा है, और जो X है ये +3 से छोटा है, तो इसकी टेंडेंसी होगी +3 चार्ज अटेन करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करना चाहेगा ये, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना चाहेगा। तो दोनों की तरह काम किया जा सकता है, F ब्लॉक एलिमेंट द्वारा दोनों की तरह काम किया जा सकता है। शर्त यह है खोपड़िया में चार्ज कितना है, ज्यादा प्लस चार्ज है, जैसे सीरियम +4 है, तो
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा, अरे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 होती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा, +3 में कन्वर्ट होना चाहेगा। वही बात करें अगर EU2+ है, कम प्लस चार्ज है, तो ये +3 में जाना चाहेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखेंगे, ज्यादा प्लस है तो +3 में आना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा, अपने रिडक्शन कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, कम प्लस चार्ज है तो अपने चार्ज को +3 बनाना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, तो अपने ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरे की रिडक्शन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाले रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बन रहा होगा, ऑक्सीजन के साथ M2O3, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ Mn बन रहा होगा। ठीक है, लेंथेनाइड एलिमेंट को यह मान लिया हमने, O2 के साथ रिएक्शन करा दी, M3+ ऑक्साइड फॉर्म में O2-, देखिए यही बनेगा। क्लियर हुई बात। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी, नाइट्राइड बना दिया, N3- M3+, Mn टाइप का नाइट्राइड बनेगा। सल्फाइड देखिए जैसा ऑक्साइड था वैसा ही सल्फाइड बनेगा। कार्बाइड MC2 टाइप का कार्बाइड बनेगा। हैलाइड M3+ X-। हैलाइड देखिए MX3 टाइप का बन रहा होगा। हाइड्रोक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करा देंगे, H2 गैस इवॉल्व होगी, तो पानी से जो OH- आयन मिलेंगे ये, और M3+ देखिए MOH थ्राइस टाइप का हाइड्रोक्साइड बना रहे होंगे। क्लियर हुई बात। चलिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है मिस मेटल कैसा एलॉय है जिसमें लेंथेनॉइड जो है 90 से 95% है, जिसमें कुछ सीरियम भी होगा, लेंथेनम भी होगा, ठीक है, नियोडियम भी होगा, और कुछ आयरन भी मिल रहा होगा, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, हाँ ये भी मिल रहे होंगे। क्लियर हुई बात। तो इसको मिस मेटल बोलते हैं। मतलब यार लेंथेनॉइड का एलॉय है जिसमें सीरियम, लेंथेनम एंड मेनली नियोडियम है, आयरन है, ठीक है, बाकी तो कम ही परसेंटेज में मिलते हैं, इतना आप याद रखेंगे। और इस एलॉय को इस्तेमाल में लाया जाता है, यूज्ड इन सिगरेट एंड गैस लाइटर्स, टॉयज, टैंक, ट्रेशर बुलेट्स, ठीक है, ये सारी चीजें बनाने के लिए इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। जितना याद रखिए मिस मेटल क्या है यार, बाकी सारी चीजें बकवास हैं। लेंथेनॉइड है 90 से 95%। इसके बाद इस लेंथेनॉइड में सीरियम की बात की गई है, लेंथेनम की बात की गई है, नियोडियम की बात की गई है, और इसके अलावा आयरन मिल सकता है, और बाकी सारी चीजें तो यार काफी कम मात्रा में है। एक्टिनॉइड्स की बात करें, रेडोन 5F1 से लेकर 14, 6D0 से 2, 7S2, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबसेल में एंटर हुआ है तो F ब्लॉक एलिमेंट है, जी हाँ F में एंटर हुआ है, बिल्कुल। एक्टिनाइड के केस में भी ऐसा ही मिलता है जैसा हमें लेंथेनाइड के केस में मिलता है। क्लियर हुई बात। लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबसेल में एंटर हुआ है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। एक्टिनाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, तो यार ये +3 तक जाना चाहेंगे, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर 0 चार्ज है, हाँ फिर तो +3 तक जाना ही चाहेंगे, तब तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर ही सकते हैं। ऑक्सीजन, हेलोजन, हाइड्रोजन, सल्फर के साथ रिएक्ट होंगे जैसे लेंथेनॉइड रिएक्ट हुए थे। एक्टिनॉइड रेडियो एक्टिव होते हैं, इनकी स्टडी डिफिकल्ट है, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, इनका डिके हो जाता है। ये तमाम बातें हमने देख ली है। तो इसी के साथ यार हमारा थ्योरी पार्ट F ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कंप्लीट हो गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम रहता है तो एक्स्ट्रा और क्या, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको टेलीग्राम पर मिल रहे होंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। हाँ, ये सारे क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, हाँ बाहर से नहीं आएगा। तो कुछ ही क्वेश्चन मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप नहीं जानते हैं तो अपना प्यारा सा चैनल ये है, रसायन लीला, ठीक है, रसायन लीला। और इसके अलावा केमिस्ट्री ऑफिशियल, यहां भी आपको यार
ये वाला कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा होगा। क्लियर हुई बातें? तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले सेशन की प्रिपरेशन करने के लिए अलविदा लेता हूं, ठीक है। हाँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जाना होगा, तभी तो जल्दी से फिर मैं लौट कर आ पाऊंगा आपके लिए। तो बड़ी सी स्माइल के साथ यार इस सेशन को यहीं पर रोक रहे होंगे, इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो में, शानदार वीडियो में। उम्मीद है आप लोग यार जी जान तरीके से, जोरों शोरों से खूब सारी आप मेहनत कर रहे होंगे, और दिल से की गई मेहनत, दिल से किया गया काम तो यार वेस्ट नहीं जाएगा। और एग्जाम में तो यार सब्जेक्टिव पेपर में जिसमें घिसना होता, लिखना होता है, लास्ट मोमेंट पर की गई मेहनत ही काम आती है, रंग लाती है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।